हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जैसे आपको पता है इससे पहले क्लास आ चुकी है 1-2, तो हम जियोग्राफी पढ़ रहे थे राजस्थान की। और क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा कोट है, उसके साथ हम क्लास को शुरू करेंगे। जैसे कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, जो कि मेरा फेवरेट भी है। और इसी के साथ हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और यहाँ तक आ ही गए हो तो क्लास एंड तक जरूर देखना। तो क्लास में आपको भौतिक प्रदेश यानी फिजिकल डिविजन्स याद हो जाएंगे, वरना आप भी स्किप कर सकते हो। और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान। तो जैसे ये राजस्थान का मैप है, ये रफली मैप बनाया हमने। यानी भौतिक प्रदेश ये राजस्थान है, इसको कितने भागों में हम बांटते हैं ताकि हमें पता चल जाए। जैसे एक टुकड़ा यहाँ से ऐसे, उसको देखकर हमें पता चल जाए यहाँ की जलवायु और यहाँ पे कैसी मिट्टी है, कितना टेम्परेचर है। तो इस हिसाब से हमें बांटना है। तो जो जियोग्राफी है उसके हिसाब से हमें 4 भागों में बांटा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, 4 भागों में। तो इससे पहले एक वैज्ञानिक है जियोग्राफी के, यानी विनय चंद्र मिश्रा। ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने जियोग्राफी को डिस्क्राइब किया है डिटेल से। तो इन्होंने यानी व्यक्तिगत रूप से 7 भागों में बांटा है राजस्थान को। तो इन्होंने 7 भागों में बांटा है कि एक तो इन्होंने कि घग्गर नदी है उसके बेसिस पे नहरी प्रदेश, और एक इन्होंने शुष्क प्रदेश, और जैसे ये अरावली है तो एक अरावली प्रदेश, यानी अरावली से इधर 3 भाग और अरावली से इधर 3 और एक अरावली 7। तो शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश और अर्ध शुष्क। और यहाँ पर जैसे अलवर और जयपुर बड़े बड़े उद्योग हैं, तो कृषि एंड औद्योगिक प्रदेश। और एक ये पूर्वी मैदानी प्रदेश और एक हाड़ौती और एक और यहाँ पे 3 है ना, एक कृषि वाला, एक हाड़ौती और एक बोल दिया इन्होंने यहाँ पे कृषि और उद्योग दोनों आ गया। यहाँ पे सिर्फ दक्षिणी कृषि प्रदेश, जैसे आप देख सकते हो दक्षिणी पूर्वी 7 भाग हैं। नहरी प्रदेश, शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क ये अरावली, अरावली से 3 इधर है और 3 इधर। जैसे पूर्वी ईस्ट में है कृषि उद्योग और यहाँ पे सिर्फ कृषि आएगा। दक्षिणी पूर्वी एक ये चंबल वाला, सॉरी वो हाड़ौती वाला नहीं है, चंबल है ये, चंबल बिहड़ प्रदेश। ठीक है, इन्होंने 7 भागों में, लेकिन जो जियोग्राफी है उसके हिसाब से 4 भागों में बांटा है उच्चावच और क्लाइमेट के आधार पर, यानी जलवायु। उच्चावच जैसे रिलीफ फीचर्स, जैसे राजस्थान में हमारे पर्वत भी हैं जैसे अरावली, और पठार भी हैं, फिर मैदान भी है, पूर्वी मैदान हाड़ौती का पठार और मरुस्थल भी है। तो उच्चावच का मतलब तीनों पार्ट हैं ये। तो इन तीनों को पर्वत, पठार और मैदान उच्चावच के अकॉर्डिंग डिवाइड किए। और जो मरुस्थल है हमारा उसको जलवायु के आधार पर डिवाइड किए। अब जलवायु जैसे शॉर्ट में बोले तो दीर्घकालीन घटनाएं होती हैं, दीर्घकालिक
उनको ही जलवायु बोला जाता है। और जो ऋतु है वो अपने आप में, प्रत्येक ऋतु अपने आप में जलवायु है। जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म, दीर्घकालीन घटनाएं मीन्स जैसे 30 वर्ष या उससे अधिक सेम, जैसे मरुस्थल है तो वहां पे सेम टेम्परेचर पिछले 30-50 साल से बना हुआ है। आप ऐसे समझो जैसे सर्दी आती है तो हमारे नवंबर दिसंबर में हमेशा इस टाइम सर्दी आती है। क्लियर? तो ये वाकई आगे जलवायु का टॉपिक है हमारा। यहाँ पे हम फिजिकल डिविजन्स पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हो, तो उच्चावच और जलवायु के अकॉर्डिंग हमने 4 भागों में बांटा है राजस्थान को। ये उच्चावच के अकॉर्डिंग, और जो मरुस्थल है उसको जलवायु के अकॉर्डिंग। ये 4 भाग कौन से हैं, आप फिर से एक बार मैप में हम देखें तो एक तो ये अरावली वाला, अरावली प्रदेश, और ये एक शुष्क एंड अर्ध शुष्क प्रदेश। दो, एक ये हमारा पूर्वी मैदान, जो मैदान है की, और ये एक हाड़ौती का पठार। 4 भागों में बांटा है। अब इनको एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक इनका, जैसे मैदान है, मरुस्थल है तो उनकी मिट्टी कैसी है, उनका क्षेत्रफल कितना है, जैसे मरुस्थल कितने एरिया में फैला हुआ है, उनमें कितनी जनसंख्या है, ये सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्षेत्रफल, फिर देखेंगे जनसंख्या, और फिर देखेंगे हम कितने जिले हैं, जैसे मरुस्थल में कितने मैदानी भाग, कितने जिलों में, फिर इनकी मिट्टी कैसी है और इनकी जलवायु। थोड़ा सा ये बेसिक देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मरुस्थल, और उसके बाद में पर्वत यानी अरावली हो गई, और फिर पठार, और बाद में मैदान। जैसे क्षेत्रफल है तो सबसे ज्यादा हमारे मरुस्थल है 61.11% भाग पर, और पर्वत है, जैसे इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, 61 को 70 के करीब आएगा तब जीरो। तो जो पर्वत है अरावली है वो 9% भाग में फैली हुई है। आप स्क्रीनशॉट साथ में ले सकते हो। जैसे आप देखो, मरुस्थल 61.11%, इसको जीरो करने के लिए 9% अरावली। फिर 3 नंबर पर है हमारा मैदान, तो पहले 2 आ गए, 3 पर मैदान आता है, तो 2 आ गए, 3 पे मैदान, 23% है मैदान। और जो पठार है वो है 6.89%। फिर इनमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा मरुस्थल में जनसंख्या है, क्योंकि मरुस्थल का एरिया भी ज़्यादा है 40%, और अरावली में 10%, और फिर मैदान में मरुस्थल के बाद 39% मैदान में, और पठार में 11%। जिले देखें तो 12 जिले मरुस्थल में, और अरावली में वैसे तो 13 हैं, लेकिन मुख्य 7 ही जिले हैं, और मैदान में 10 और पठार में 7। क्लियर? अब हम मिट्टी की बात करें, जो हमारा मरुस्थली भाग है, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश, तो उसमें मिट्टी है पश्चिम भाग में आता है। तो जो बलुआ पत्थर है उनसे बनी जो मिट्टी है बालू रेत, और जो मैदान है उनकी मिट्टी होगी, जो मैदान उनका निर्माण कैसे होता है, नदियों द्वारा जो डिपो जमा होते हैं मिट्टी, नदियां अपने साथ बहा कर लाती है, तो जलोढ़ मिट्टी या कछारी या एलोवेल सोयल बोल सकते हैं मैदान की मिट्टी को। और जो पर्वतीय है अरावली है,
तो वहाँ पर कृषि तो कर सकते नहीं, तो पर्वतीय मिट्टी वहाँ की या वन्य मिट्टी। और जो हमारा पठार है, पठार हमारा बेसाल्ट लावा से बना है, तो वहाँ की मिट्टी हो जाएगी काली या कपासी मिट्टी। और अब जलवायु देखें तो जलवायु वैसी होगी, वर्षा के आधार पर जलवायु को देखेंगे हम। जैसे सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, इधर से मानसून एंटर करता है बांसवाड़ा साइड से, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी। तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है झालावाड़ बांसवाड़ा यहाँ पे, तो इस साइड सबसे ज्यादा वर्षा होती है हमारे, तो यहाँ से ही लेंगे हम जलवायु को डिफाइन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा, तो यहाँ की जलवायु अति आर्द्र जलवायु, और अति से कम यहाँ आर्द्र जलवायु मैदानों की, और अरावली की जलवायु हो जाएगी फिर उपाद्र यानी आर्द्र से भी कम, और यहाँ की जलवायु हो जाएगी शुष्क और अर्ध शुष्क। तो हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या, जिले, मिट्टी, जलवायु। अब हम एक एक के डिटेल से बढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम मरुस्थल यानी शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेश। ये हमारा मरुस्थल है, तो इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। आप ऐसे समझो जैसे कोई यूएस में है, तो वो राजस्थान का मैप देखेगा और यहाँ पे देखेगा कौन सा मरुस्थल, तो इसका एक स्पेसिफिक नाम है थार मरुस्थल। तो उसको ऐसे तो पता है कि राजस्थान में, राजस्थान में भी कहाँ पे है, तो ये डायरेक्शन उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। और इसको थार मरुस्थल भी बोला जाता है। फर्स्ट है हमारा मरुस्थलीय प्रदेश, उसको हम पढ़ रहे हैं अब डिटेल से। और ये थार मरुस्थल है, तो जो ये मानो अफ्रीका है और ये एशिया है, तो जो अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है ना, हमें पता है प्रत्येक जो कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप है वो गति करता है, यानी गतिशील है, मूव करता है। जैसे पृथ्वी घूमती है हमें पता थोड़ी चलता है, वैसे भी महाद्वीप गति करते हैं। विस्थापन थ्योरी है महाद्वीपों की। तो कोई टाइम में ये सारा मरुस्थल है, इसके पास था ये जैसे अटैच थे, तो धीरे धीरे ये यहाँ से इसका हाफ पार्ट है वो एशिया एशिया जो प्लेट है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पहले ये पास पास होंगी अफ्रीका और एशिया, जैसे एशिया इधर की और मूव हुआ, तो इसका जो हाफ पार्ट है मरुस्थल का वो राजस्थान में आ गया। तो कहने का मतलब ये है जो थार का मरुस्थल है वो हमारा सारा मरुस्थल है ना, उसका पूर्वी विस्तार है। पूर्वी बिकॉज ये ईस्ट, तो इसका विस्तार हुआ, पूर्वी विस्तार है ये। और मरुस्थल जो गर्म और जहाँ का तापमान ज्यादा, उसी मरुस्थल में ठंडे भी मरुस्थल होते हैं, और आधे ठंडे आधे गर्म यानी शीतोष्ण वाले भी मरुस्थल होते हैं। जैसे सबसे ठंडा मरुस्थल है शीत, वो है अंटार्कटिक, और शुष्क में सारा है ही, और शीतोष्ण में है वो गोबी मरुस्थल। और इस सारा मरुस्थल का एक और नाम है ग्रेट पेलियो आर्कटिक। और इसका निर्माण जैसे प्रथम पीरियड था, फिर सेकंड, फिर अब चतुर्थ में होलोसिन चल रहा है जैसे, तो इसका निर्माण हुआ है ट्रसरी एंड प्लेसिटोसिन काल में। यहाँ तक क्लियर। अब जैसे मरुस्थल का विस्तार देखें तो इसकी लंबाई है वो 640 किलोमीटर है। अब जैसे हरियाणा की तरफ मार्च कर रहे हैं तो इसकी टोटल लंबाई 640 है, और इसकी चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है। और औसत ऊंचाई है, हम समुद्र तल से लिखते हैं ऊंचाई, तो वो है 200-300 मीटर। ये सीधे सीधे समझाने वाली बात नहीं है, याद रखना है, फैक्ट है। और जो मरुस्थल का एरिया है वो 1,75,000 है, वनस्पति को छोड़कर। जैसे जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे उनको कट कर दिया है, तो 1,75,000 है। और इसकी ढाल देखें
जैसे ये घग्गर नदी है, तो घग्गर नदी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, घग्गर नदी इधर से पाकिस्तान की ओर, तो इसके ढाल के ऐसे, तो वैसे ही इस मरुस्थल की दिशा होगी वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर। फिर उसको और डिटेल से पढ़ने के लिए इसको अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को दो भागों में बांट देंगे, शुष्क अर्धशुष्क। जैसे शुष्क को राठी प्रदेश और अर्धशुष्क को बांगर प्रदेश। शुष्क मरुस्थल है उसका एरिया 1 लाख है, और जो बांगर प्रदेश है उसको एरिया 75,000। शुष्क मरुस्थल कौन सा है? जहां पर यानी राठी प्रदेश 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होगी उसको शुष्क या राठी प्रदेश। आप जिस चित्र में देख सकते हो ये वाला शुष्क मरुस्थल है, ये अर्धशुष्क, ये अरावली एंड 50 सेंटीमीटर समवर्षा वाली रेखा। अब इसको और डिटेल से पढ़नी है। जो शुष्क मरुस्थल को पढ़ रहे हैं इसको और तक आगे दो भागों में बांटते हैं। एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप इसका मीनिंग क्या है? जो पवन होती है, पवन का क्या काम होता है? मिट्टी का परिवहन एंड ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह, और जमाव या अपर्दन कर देगी मिट्टी का। तो वैसे ही जो रेत के, ऐसे याद रखना आप, जो रेत के टिल्ले हैं जो पवन के द्वारा एक जगह निक्षेपण किया जाता है मिट्टी का, उसे बालू का स्तूप। ऐसे याद रखो, जैसे रेत के टिल्ले हैं वो बालू का स्तूप। जो मुक्त प्रदेश है वो 41.5% है, और जो युक्त यानी जहाँ पे मुक्त यानी बालू का स्तूप यानी रेत के टिल्ले नहीं पाए जाते वो एरिया है 41.5%, और जो बालू का स्तूप जहाँ पे रेत के टिल्ले पाए जाते हैं वो एरिया है 58.5%। यहाँ तक क्लियर? जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है ना, तो वहाँ पे रेत के टिल्ले तो पाए नहीं जाएंगे, तो वहाँ की मिट्टी कैसी होगी? पथरीली। जो पथरीली ऐसी मिट्टी होगी ना उसको एक विशेष नाम दिया, उसको बोलेंगे हम हमादा। उसको बोलेंगे हमादा। अब राजस्थान में हमादा सिचुएशन कहाँ कहाँ है? जैसलमेर में, एक बाड़मेर में, एक फलोदी में। जैसलमेर में 3 जगह इंपॉर्टेंट है, रामगढ़, पोखरण और लोद्रवा। इसमें से लोद्रवा सबसे इंपॉर्टेंट है और फलोदी बाड़ में। अब क्वेश्चन जैसे हमादा निम्न में से है, तो ये लोकेशन याद रखनी है आपको। यहाँ तक का क्लियर? सेकंड पार्ट था, जैसे हम मरुस्थल को दो भागों में बांटा था, शुष्क अशुष्क। शुष्क को फर्दर दो भागों में, एक तो बालू का स्तूप युक्त, एक मुक्त। तो मुक्त को पढ़ लिया जहाँ पे रेत के दौरे नहीं पाए जाते। सेकंड है हमारा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जो पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण, निक्षेपण मतलब ये जियोग्राफी लैंग्वेज समझ लो आप, जमाव यानी रेत के टिल्ले, वही बालू का स्तूप है। तो सबसे ज्यादा राजस्थानी बालू का स्तूप है वो जैसलमेर में सबसे ज्यादा। तो और जो अलग अलग टाइप के, जैसे उनकी अलग अलग आकृति, कोई बरखान बन गया, कोई सबर बन गया, कोई सीफ, तो सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो जोधपुर में पाए जाते हैं। अब कुछ एक बालू का स्तूप है अलग अलग आकृति की, जैसे फर्स्ट है हमारा बरखान। अर्धचंद्राकार आकृति, जैसे ऐसे मिट्टी आ रही है तो यहाँ पे मिट्टी है ना वो इकट्ठी हो जाएगी और आगे से ऐसी आकृति बन जाएगी, तो उसे बोलेंगे बरखान। और जो इसकी चौड़ाई है ना यहाँ, ये होगी 100 से 200 मीटर और ऊंचाई 10-20 मीटर। जो ये बरखान है ना ये सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं, यानी जो मरुस्थल बनाने में जिस किसी का भी योगदान है वो बरखान का सबसे ज्यादा है। और ये
सेम वही है, आप साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब पौनी मिट्टी के द्वारा जमा चंद्राकार में किया जाता है तो निर्मित आकृति है वो बरखान। सेकावाटी में भी चूरू में सबसे ज्यादा पाई जाती है ऐसी बरखानों वाली आकृति है। और अब जो मरुस्थल का जो मार्च है वो हरियाणा की तरफ हो रहा है। कुछ एक बालू का स्तूप है, उनके प्रकार पड़ रहे हैं। हमारा सेकंड है अनुप्रस्थ, जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा होगा अनुप्रस्थ अनुदेद्रीय है। तो अनुप्रस्थ जैसे 90 डिग्री पर यानी समकोण। तो 90 डिग्री पर ऐसे जो पवनों के द्वारा जो मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है समकोण पर और उससे जो आकृति बनती है वो है अनुप्रस्थ। और अनुदेद्रीय उसे बोलेंगे जो समांतर, जैसे पवनें चल रही है उसके समांतर ही जो आकृति बनेगी उसको बोलेंगे अनुदेद्रीय। और ये सबसे ज्यादा बाड़मेर बाड़मेर बालोतरा जोधपुर और ये जैसलमेर में। और नेक्स्ट है पैराबोलिक। पैराबोलिक क्या है? जो हमारा पैराबोलिक बालू का स्तूप है वो बरखान के बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे बरखान ऐसे है अर्धचंद्राकार तो पैराबोलिक ऐसे बनेगा उससे उल्टी डायरेक्शन में। यहाँ तक का करिए। और जैसे हर एक ये बालू का स्तूप है वो अपने आप में एक अलग है, लेकिन फिर भी कंपेयर करना दिया जाए तो बरखान है वो अनुप्रस्थ के जैसा है और जो सीफ है वो अनुदैर्ध्य के जैसा। अब सीफ क्या है? जो बरखान है ना, जिस पौनी आएंगी तो बरखान की एक जो पौन की दिशा है ना वो परिवर्तित होगी। तो बरखान की भुजा एक साइड बढ़ जाएगी, एक और बढ़ जाती है तो ऐसी आकृति बनेगी, उसे सीफ बोलेंगे। और जो तारानुमा है जैसे स्टार, इसमें 3 भुजा होनी चाहिए जो शेप बनेगी उसमें 3 या अधिक, तो ऐसी आकृति को तारानुमा। और जो आगे नेक्स्ट है हमारा सबर का पिश। वो क्या होगा? जैसे झाड़ियाँ या छोटे जो भी पेड़ हैं वनस्पति उसके आसपास, जैसे हम देखते हैं खेत में खेती करने के बाद में हम कुछ जैसे खेजड़ी है उसकी लकड़ी को पूरे खेत में डालते हैं तो उससे क्या सोचते हैं कि नई मिट्टी आ इसमें फंस जाएगी और नई मिट्टी आ जाएगी। तो वैसे जो कोई भी झाड़ी होगी उसके आसपास जो छोटे बालू का स्तूप बनेंगे ना वो सबर का पिश। और नेटवर्क जो बरखान सीप अलग अलग टाइप के आपस में जुड़ जाएंगे वो नेटवर्क हो जाएगी। तो हमने मरुस्थल पढ़ रहे थे उसके 2 भागों में डिवाइड किया था, शुष्क अर्ध शुष्क को पूरा कर लिया। सेकंड है हमारा अर्धशुष्क। जो शुष्क था 25 सेंटीमीटर वर्षा होगी वो शुष्क, और 25 और 50 के बीच होगी ना वो अर्धशुष्क मरुस्थल। जैसे शुष्क को फर्दर 2 भागों में बांटा था, बालू का स्तूप युक्त और मृत। ऐसे ही इसको अध्ययन की दृष्टि से हम 4 भागों में बांटेंगे। जैसे ये अरावली है और ये हमारा शुष्क हो गया और ये अर्धशुष्क है, तो इसको 4 भागों में बांटेंगे स्टडी की दृष्टि से। तो आपको पता है कोई भी नदी है राजस्थान में लगभग उनका ओरिजिन पॉइंट है वो अरावली है। तो यहाँ से एक नदी है लूनी, तो उसके अकॉर्डिंग एक हमारा बन जाएगा बाग लूनी बेसिन। और हमारे राजस्थान में मिड का जिला नागौर है, लापोलाई जो गांव, तो यहाँ पे मिड में क्या आ जाएगा नागौर उच्चपुर। और यहाँ पे शेखावाटी वाला एरिया है, जैसे ये नागौर ये शेखावाटी वाला एरिया। तो शेखावाटी और ये लास्ट है जो घग्गर नदी अंतिम। और जो ये फर्स्ट माना था हमने, फर्स्ट और लास्ट में क्या होगा नदियों के नाम पर घग्गर बेसिन। तो इसको 4 भागों में यूज किया, जैसे लूनी, नागौर, शेखावाटी और घग्गर।
जैसे लूनी बेसिन, नागोरी चूमी, शेखावाटी, अंतःप्रवाही क्षेत्र और गगन। अब इनको एक एक भाग को हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा लूनी बेसिन, SS 7 में ले लो किसी को लेना तो। फर्स्ट है हमारा लूनी बेसिन, उसको गोडवाड़ी बेसिन भी कहा जाता है, जिसका विस्तार गोडवाड़ी लैंग्वेज जैसे पल्ली जालोर यहाँ पे तो गोडवाड़ी बेसिन, और इसका विस्तार है वो पल्ली प्लस मारवाड़। तो मारवाड़ में जोधपुर, और जोधपुर से अलग हुआ है तो आप जोधपुर याद रखो, इससे अलग हुआ है फलोदी ऑटोमेटिक। बाड़मेर याद रखो, बाड़मेर से बालोतरा। और जो सांचौर जालोर से अलग हुआ है तो जालोर और सिरोही इनसे मिलकर पाली। तो 3 ये मारवाड़ इसका विस्तार, और इसमें नेहर रन का निर्माण होता है जो है जालोर में। और यहाँ पे जो लवणीय पद्धप है वो बाड़मेर में पाए जाते हैं। अब लूनी नदी है, जैसे बालोतरा से इसका पानी है वो खारा हो जाता है। किस वजह से? जैसे नीचे माइका सिस्ट चट्टानें होती हैं, उनकी वजह से जो पानी है वो खारा होता है। फिर सेकंड है हमारा नागोरी चूमी। इस क्षेत्र में जैसे लवणीय पद्धप है और लूनी बेसिन है, तो हम सोचेंगे सबसे ज्यादा यहाँ पे जो लवणीय जिले मिलेंगे, क्योंकि लूनी नदी जो खारी है खुद एक नदी। लेकिन नहीं, यहाँ पे लवणीय जिले सर्वाधिक है नागोरी उच्चभूमि में, क्योंकि यहाँ फ्लोराइड है उसकी मात्रा ज्यादा है। इस कारण जो नागौर और इसके आसपास वाला क्षेत्र है यहाँ पे फ्लोरोसिस बीमारियां भी ज्यादा देखने को मिलती है, और इसके लिए गवर्नमेंट काम भी कर रही है। और जो इसमें फ्लोरोसिस जो गवर्नमेंट ने काम किया, इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट को स्वर्ण पुरस्कार मिला है। तो इसका विस्तार है जैसे अजमेर और नागौर, जो नागौरी उच्चभूमि है ना उसका। फिर थर्ड है शेखावाटी अंतःप्रवाही क्षेत्र। यहाँ पे कोई टाइम में कांतली नदी उसका प्रवाह क्षेत्र था, तो इसलिए इसको शेखावाटी और शेखावाटी में सिक्कर झुंझुनू इनका था। यहाँ पे 2 टर्म है, जैसे एक है बीड़ और एक है जोड़। जैसे बीड़ जो शेखावाटी है उसमें जो चारागाह जो गवाले होते हैं वो अपने पशुओं को चराते हैं, चारागाह भूमि होती है उसको बीड़ कहा जाता है। एक होता है बीहड़, वो चंबल नदी के द्वारा उत्कात भूमि होती है उसको बीहड़ कहा जाता है। जोड़ को पता ही है, शेखावाटी में जो पानी के कच्चे कुएं होते हैं उसको जोड़ बोला जाता है। और सर तालाब। लास्ट है हमारा घग्गर बेसिन, जो हनुमानगढ़ गंगानगर यानी योध्या क्षेत्र है उसमें पाए जाने वाला। ये हमारा कंप्लीट हुआ जो फर्स्ट हमारा मरुस्थल था वो। अब मरुस्थल से संबंधित कुछ एक टर्मिनोलॉजी जैसे खड़ीन क्या है, रनिया टाट, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट